गुड इवनिंग एवरीवन। क्या चक्कर है भाई? एक दो दिन आते हैं, एक दो दिन नहीं आते हैं। बारी बांध रखी है ये। चलो। सो गाइज, लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था मुझे याद नहीं है। थोड़ा सा एक बार क्या मैंने ये आपको बता दिया था प्रोपिंग वगैरह? क्या हो गया था ये? ये कंप्लीट हो गया था। ये 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 सो गाइज, टर्मिनोलॉजी पोर्शन पर हम कल थे और डेफिनेटली आपका कल इस पार्ट से हम कवर कर रहे थे कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो है उसके अंदर क्या आपका जो है कौन सी टर्मिनोलॉजी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपकी प्लांट की ग्रोथ के प्लांट की ग्रोथ। और जब आपका डेवलपमेंट करता है तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपकी आती हैं और उन टर्मिनोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं प्लांट के अंदर। तो उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनमें से आपका नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ द पैकिंग। जब पैकिंग की वर्ड को यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू पैक समथिंग मोर है ना, पैक कुछ और होगा है ना। जैसे ही पैक की बात आती है तो शायद शाम का टाइम है और रुझान बन चुका होगा ना। चलिए, तो अब इस चीज को अगर डिस्कशन करना है तो डेफिनेटली ये सही टाइम है ना, बहुत बढ़िया टाइम है। चलिए, शुक्र है। अच्छा, पैक जब रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले किस चीज की नीड होती है? अच्छा, उसके साथ कुछ चाहिए ना, चखना। और चखने की फॉर्म में मोस्टली क्या लेके आते हो? पीनट। वाह क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, पीनट जब लेके आते हो तो डेफिनेटली आप रोस्टेड लेके आते हो विदाउट रोस्टेड? नमक अच्छा रहता है क्या? अच्छा, ऑप्टिमम वही रहता है, सॉल्ट मतलब उसके अंदर कंसंट्रेशन थोड़ी सी होती है तो वो थोड़ा सा ना, चलिए, एक टेस्ट बना रहता है मुंह का ना। चलिए, उससे खराब नहीं होता, मतलब एक बार थोड़ा सा कभी कड़वा कभी मीठा ना, नमकीन वो चीज़। चलिए, वापिस आते हैं हम इसी बात के ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी पैगिंग किससे रिलेटेड है? आपका वहाँ पैग हमें पीनट चाहिए तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि पीनट यहाँ भी आपका रिक्वायर्ड होगा। तो उसी पीनट की देखते हैं कि उसके अंदर पैगिंग कैसे स्टेज आएगा। लेकिन जब वर्ड आता है पैगिंग या फिर जब वर्ड आता है आपका पोड, है ना, तो ये क्या है और कैसे आपके इसके अंदर जो है इनिशिएट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंडनट में आपका सीड जो होता है वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है। ग्राउंडनट में सीड क्या करता है आपका? जर्मिनेट करता है। और जैसे ही ग्राउंडनट में सीड जर्मिनेट करेगा वो प्लांट आपका ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। प्लांट के अंदर आपका वेजिटेटिव ग्रोथ जो होगा वो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, इसी के साथ जब आपका प्लांट जब ग्रोथ करता है तो उसके बाद वो सबसे पहले प्लांट के अंदर दो प्रकार की ग्रोथ होती है। एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। मैंने क्या बोला? प्लांट के अंदर एक क्या होगा आपका? वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा वहीं से आपका क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे ही प्लांट आपका ग्राउंडनट कंप्लीट करेगा, अब उसके अंदर क्या होगा? फ्लावर इनिशिएट होगा। और फ्लावर को हम किस में मानते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में मानते हैं। किस में मानते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब आप सब लोग जानते होंगे कि प्लांट के अंदर जो आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, यानी कि आप यहाँ पर आपका फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया, तो डेफिनेटली अब इसके अंदर जो फ्रूट होता है वो कहाँ लगता है? जमीन के नीचे। कहाँ लगता है? जमीन के नीचे। तो डेफिनेटली फ्लावर भी कहाँ लगेगा? जमीन के नीचे। यस और नो? है ना। अब यस सर, आधों के यस सर निकल जाते हैं जैसे ही मतलब फ्लावर कहाँ लगेंगे? क्या फ्लावर जमीन के नीचे? अबे देखोगे कैसे, पहले ही तो बता दो। फ्लावर जमीन के नीचे, चलो लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो याद रखना, फ्लावर जो होता है वो आपका बाहर लगता है और फ्लावर जैसे ही उसमें बनेगा, येलो कलर के इसमें फ्लावर होते हैं, ठीक है। और फ्लावर जब जर्मिनेट होगा, फ्लावर जब बनेगा तो फ्लावर के अंदर क्या होता है? पोलिनेशन होता है। क्या होता है आपका? पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन आएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो आपका क्या करेगा? एक एम्ब्रियो क्रिएट करेगा और उसके अंदर आपका एम्ब्रियो जो होता है एक्चुअल में एक सीड और फ्रूट जो होगा आपका क्या करेगा? फॉर्म करेगा, है ना।
तो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल में ग्राउंडनट है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राउंडनट में क्या होगा, जैसे ही फ्लावर आपका बनेगा उसमें पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन होने के बाद फ्लावर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फ्लावर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जैसे ही फ्लावर इसमें रिड्यूस होगा उसके बाद इसमें से एक थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, कांटेनुमा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, इनिशिएट होगा। और इसमें याद रखना ये जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इनिशिएट होता है ये आपका सोइल में क्या करता है, पेनेट्रेट करता है और बाद में अंदर जाकर आपके पोड बनते हैं। तो ये जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर था यही आपका क्या था, पैग था। यही आपका क्या था, पैग था। ऑब्वियस सी बात है, पैग जब अंदर जाता है तभी तो मूंगफली की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी प्रकार से यहां भी जब क्या होगा, पैग पहले इनिशिएट अंदर होगा, सोइल में पेनेट्रेट करेगा और उसके बाद क्या बनेगा आपका, पोड बनेगा। क्या बनेगा आपका, पोड बनेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें तो डेफिनेटली हमारा जो पोड इनिशिएट हुआ है, ये पोड आपने जो मूंगफली आप खाते हो पूरा का पूरा क्या होता है पोड होता है। क्या होता है आपका, पोड। उसके ऊपर के जो आपका कवरिंग होता है उसको आप बोलते हो शेल, उसको आप क्या बोलते हो, शेल। और शेल को उतारना, उसको रिमूव करना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेलिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग, शेलिंग। शेल को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शेलिंग। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया इतना। अब क्या होगा, जब शेल को रिमूव किया जा रहा है तो अंदर आपका क्या निकल के आएगा कर्नल क्या निकल के आएगा, कर्नल। और उसके ऊपर से जब आपका रेड कलर भी उतार दोगे तो अंदर से क्या निकल के आएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अब मूंगफली कई बार खा रहे हो तो खाते खाते मूंगफली कड़वी निकलती है कि नहीं निकलती, निकल जाती है ना। तो मूंगफली जो कड़वी निकलती है उसके रीजन ये होता है कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एफ्लाटॉक्सिन। और ये एफ्लाटॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है उसका रीजन क्या होता है, एक फंगस है, उस फंगस का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जब ग्राउंडनट है उसके अंदर एक एफ्लाटॉक्सिन हुआ, उसके बाद इसके अंदर एक टर्म आपको और सुनने को मिलती है। क्या सुनने को मिलती है, पॉपिंग। आपने देखा होगा कई बार ग्राउंडनट आपने खाया होगा, मूंगफली आपने तोड़ी होगी, शेल उसका ब्रेकडाउन किया होगा और अंदर से वो शेल क्या था, खाली। अंदर से शेल क्या था, खाली। तो खाली जैसे ही निकला आप क्या बन गए थे, पप्पू, है ना। क्या बन गए थे, पप्पू। क्योंकि एक धोखा होता है ना, धोखा। तो वो धोखा जैसे ही हुआ तो धोखा किसके साथ हुआ था इस बार, कांग्रेस के साथ हो गया था, पप्पू के साथ हो गया था। तो वही बात यहाँ पे आपका क्या हुआ, पॉपिंग, है ना। पप्पू से पॉपिंग। और याद रहेगा, अब डेफिनेटली एक बात बताइए, अंदर से कोई चीज खाली है, अब आपकी बॉडी है, बॉडी में से हड्डियां निकाल दूं तो क्या बचेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर आप में तो कुछ नहीं बचेगा। तो वो बात यहाँ पे है कि आपका बॉडी में से यानी कि अगर हड्डी निकाल दी जाए तो डेफिनेटली हड्डी किसकी बनी हुई है, कैल्शियम। सेम वही बात यहाँ पे है, पॉपिंग की जब हम बात करते हैं तो वो किसकी वजह से हुआ, आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से आपका आ जाता है कि कैल्शियम की या आपका पॉपिंग जो है वो किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो देखो कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने पैग से लगे थे और पैग से होते हुए डेफिनेटली जब पैग चल जाता है तो उसके बाद हमारी प्रोसेस कई निकल के आती है सामने ना, कई रिसर्चेज आती हैं। तो उन्हीं रिसर्चेज में ये सारी रिसर्च आपकी सामने आई है, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। कोई है डाउट किसी का, कोई है ऑनलाइन में क्वेश्चन है किसी का, यस और नो। सो इसमें आपका टर्म पैगिंग, पैगिंग इज रिलेटेड टू, ये देखिए इसमें जो फ्लावर आपका जब होता है रिड्यूस होने के बाद तो ये आपका होता है पैग, ये सोइल में एंटर कर रहा है। और अब देखिए, अब यहां से एक चीज हमें और पता चलती है। एक बात बताइए यार, जब सोइल के अंदर एंटर करेगा तो सोइल हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर हार्ड हुई तो पेनिट्रेट नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी सोइल में वाटर होता है तब हार्ड होती है, या वाटर नहीं होता तब हार्ड होती है, वाटर नहीं होगा तब हार्ड होगी। तो इसका मतलब वाटर होना चाहिए। इसीलिए ग्राउंडनट के अंदर आपका क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज कौन सी होती है। अब बताओ क्या आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत होगी। दूसरी चीज आपको यहां पर एक चीज और पता होना चाहिए,
कि आपने सागर नहीं आया तुम्हारे साथ, थोड़ा कहाँ गया हुआ है? चलिए, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका पैगिंग क्या हुआ, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सोइल का टाइप भी इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा इसके अंदर अगर क्ले सोइल होती है वो हार्ड होती है कि सैंडी सोइल होती है वो हार्ड होती है? क्ले हार्ड होती है ना, सैंडी के अंदर कोई भी चीज पेनिट्रेट जल्दी से नहीं कर पाती है, लेकिन जो क्ले सॉइल होती है उसमें आपका जल्दी से जो होगा वो कोई चीज पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्ले सॉइल आपकी हार्ड होती है, इसीलिए आपका ग्राउंडनट के लिए क्ले सॉइल सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए आपका सैंडी सॉइल क्या होगा, सूटेबल होगा। सैंडी सॉइल क्या होगा, सूटेबल होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए तो ग्राउंडनट राजस्थान, एमपी, गुजरात, इन स्टेट में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर कौन सी सोइल देखने को मिलती है, सैंडी सोइल देखने को मिलती है। अब समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? ग्राउंडनट कैसी क्रॉप है, रबी या खरीफ? रबी क्रॉप है ना, खरीफ क्रॉप है ना। ये कैसी क्रॉप है, खरीफ। ठीक है, अब देखो एक क्रॉप से, एक टर्म से हमारे पास कई टर्म निकल के आ गई, यानी कि जैसे ही कोई टर्म आती है उस टर्म के रिलेटेड अगर कुछ भी आपके माइंड में हो, उससे आगे का, उससे पीछे का, उस हर चीज को क्या कर लिया करो, आपका याद कर लिया करो। अब यहां पर हमने देखा था कि पहले बना फ्लावर, फिर बना पैग, है ना, फिर बना पैग, फिर बना पोड। पहले फ्लावर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता है, पैग बनता है, और पैग नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली क्या होता है, पोड होता है। यस और नो? तो वही बात यहां पे, पहले फ्लावर बनेगा, फिर पैग बनेगा, फिर आपका पोड। ठीक है, फ्लावर एक्सेप्ट कर लिया तो पैग है, नहीं कर लिया तो भी पैग है, ये तो बनना ही बनना है ना। तो फ्लावर के बाद डेफिनेटली क्या है, पैग है ना। तो चलिए यहां पर आपका फ्लावर का रेशियो रहता है 7, ठीक है, उसके बाद पैग बनते हैं 4 और पोड बनता है हमेशा 1। ठीक है, ये रेशियो याद रख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है एक डाउट? चलिए अब आपके चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका अगला एक क्वेश्चन निकल के आता है, गिनिंग इज यूज्ड फॉर विच क्रॉप? व्हाट इज गिनिंग, गिनिंग 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 गिनिंग? हमेशा इसकी डेफिनेशन ऐसे आती है, सेपरेशन ऑफ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड फ्रॉम सीड कॉटन इज नोन एज गिनिंग। कैसे? देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपका जो कॉटन होता है, कॉटन के अंदर बॉल सभी लोगों ने देखा होगा, यस और नो? अरे भाई कॉटन के अंदर टिंडा लगता है, उसको देखा होगा सब लोगों ने। उसको आपका जब टिंडा यानी कि जो बॉल है वो ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद क्या होता है, उसमें आपका जब वो ब्लूम हो जाता है पूरा का पूरा, उसको आप लोग हार्वेस्ट करते हो। तो हार्वेस्टिंग जो होता है कॉटन का वो कहलाता है पिकिंग। उसको आप लोग क्या बोलते हो, पिकिंग। क्योंकि उसमें ये थोड़ा ना होता कि कॉटन को आप प्लांट को काट के ले आते हो, काटते कब हो, जब कंप्लीट आपकी पिकिंग हो जाती है। तो पिकिंग क्या होता है, उसमें हार्वेस्टिंग होता है, उसके अंदर सीधा ब्लूम को क्या करोगे, पिक करके आप ले आते हो, है ना। तो उस पिकिंग के बाद आपने देखा होगा उसके बीच में सीड अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है, आपका सीड अवेलेबल होता है। तो यहां पर हमारे बात एक समझ में आनी चाहिए कि आपका कॉटन का बीज होता है कि बीज का कॉटन होता है? कॉटन का बीज बोलते हैं ना हम कभी ये थोड़ा ना बोलते हैं बीज का कॉटन, है ना। तो एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं कोई साइंटिफिक प्रूफ है ये बात, जस्ट एक याद रखने का तरीका है। तो यहां से हमारा प्रूफ हो रहा है कि कॉटन का सीड
और ये क्या प्रूफ हो रहा है हमारा, सीड का कॉटन। तो सीड का कॉटन नहीं, हमारा क्या होगा, कॉटन का सीड। तो ये प्रूफ करता है कि ये हमारा केवल क्या है, सीड है, ये हमारा केवल क्या है, सीड है। लेकिन जो सीड कॉटन होता है उसका मतलब है कि उस सीड के ऊपर अभी कॉटन क्या है, अवेलेबल है। उस सीड के ऊपर अभी क्या प्रेजेंट है, कॉटन अवेलेबल है। मतलब ये फील्ड कंडीशन को शो कर रहा है जब आपका पिक किया गया है, ठीक है। ये क्या है, आपकी फील्ड कंडीशन है। और उसमें से सेपरेट करके सीड को अलग निकालना, वो प्रोसेस क्या होता है, गिनिंग। प्रोसेस क्या होता है, गिनिंग। और याद रखना, जब गिनिंग हो जाता है तो उसके बाद जो सीड होता है उसके ऊपर छोटा छोटा, कई बार आप लोगों ने भी सीड को निकालने की कोशिश की होगी, है ना। जब सीड को निकाल लिया होगा तो सीड के ऊपर ना फज प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा आपका एक कह सकते हो कि लिंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस लिंट को रिमूव करना, तो आपको याद होगा आज तक हमने टेसल को रिमूव किया, डी टेसल, ट्रैश को रिमूव किया, डी ट्रैशिंग। उसी प्रकार से लिंट को रिमूव किया, डी लिंटिंग। लिंट को रिमूव किया, क्या आ जाएगा, डी लिंटिंग। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। लिंट को रिमूव करने की प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, डी लिंटिंग, है ना। ये हमेशा याद रखना। तो यहां पर पहला प्रोसेस हुआ हमारा क्या, पिकिंग। जब आपके कॉटन को हार्वेस्ट करने की प्रोसेस को आप लोग बोलते हो पिकिंग। पिकिंग के बाद आपका क्या आएगा, गिनिंग। और गिनिंग के बाद आपका क्या, इसकी जो है सेपरेट करने की प्रोसेस के अंदर हमने क्या बोल दिया उसको, डी लिंटिंग। और डी लिंटिंग जब किया जाता है तो उसमें आपका याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है 0.1% सॉल्यूशन से, 0.1% सॉल्यूशन से। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। यहां तक कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी का। चलिए, तो ये हमारा अगर पूछ ले कि आपके डी लिंटिंग के अंदर कौन सा केमिकल यूज किया था, तो क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। आज से कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, जब आपका क्या कहते हैं 2002 में बीटी कॉटन इंडिया में आया था, उससे पहले अगर हम बात करें तो देसी कॉटन को हम लोग यूज करते थे, याद है। और 2002 में चलो आया था तो उस टाइम एकदम ऐसे तो है नहीं कि इंडिया में पूरा फैल गया था, थोड़ा सा टाइम लिया था। 2006 तक आई थिंक सो ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ था कहीं ना कहीं। 2005-6 तक हम लोग देसी कॉटन को यूज करते थे। और जो लोग कॉटन बेल्ट से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि कॉटन के सीड को नाइट के टाइम पर भिगोकर छोड़ दिया जाता था। क्या होता था, कॉटन के सीड को नाइट के टाइम पर भिगोकर छोड़ दिया जाता था और मॉर्निंग में उसको जो है आपका घर के अंदर जो राख होती थी, ऐश होती थी, उसके साथ उसको रब किया जाता था। कभी देखा था या कभी ऑब्जर्व किया था। आजकल तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमने देखा होगा कि हमारे पास जो है जस्ट एक केमिकल होता है ना, जिसे आपका नाम भूल गया मैं इसका, ये अभी जीप पे आ रहा है, जिसको हम यूज करते हैं एज ए एंटी, अरे स्कैरिफिकेशन मारो गोली, 1 मिनट की यार। ये जो आपका बैक्ट कार्बोडिजियम से इसका जो ट्रीटमेंट करवाते हो आप सीड का, ठीक है, तो उसको क्यों करवाते हो, ताकि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, है ना। तो उससे जब कार्बोडिजियम वगैरह से आप क्या करवा देते हो, उसको ट्रीटमेंट करवा देते हो। लेकिन जो आपकी राख होती है, जो आपकी ऐश होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी एज ए एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल वर्क करती है। आपको पता है इस बात का, है ना। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, जब आपके प्लांट वगैरह में कई बार अगर फंगस वगैरह लगने लगती है या फिर लगने के चांसेस होते हैं, तो उसमें आप लोग जो है ऐश को डाल देते हो, राख को डाल देते हो, है ना। तो उसको डालने से क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह नहीं अटैक करते हैं और जो छोटे मोटे रूट के अंदर इंसेक्ट लगते हैं वो भी अटैक नहीं करते हैं, है ना। तो लेकिन उस टाइम क्या होता था, उसका रीजन एक तो पहला ये होता था, दूसरा रीजन ये भी होता था कि जो सीड था ना उसके ऊपर छोटा छोटा फज अवेलेबल होता था, वो प्रॉपरली रिमूव नहीं किया होता था। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको रब करते थे ऐश के साथ, राख के साथ। तो दो पर्पस आपके सोल आउट होते थे और यही हमारा जो है हम प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। अब चलो बीटी कॉटन का वर्ड एक नाम आ ही गया है, वैसे तो नहीं इसका, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, जनरल चीज है, सुनोगे 2 मिनट के लिए, है टाइम आपके पास? अच्छा, बीटी कॉटन की आज हम बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखो सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर की बात कर ले, सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर लेते हैं, बीटी कॉटन की बात कर लेते हैं।
देखो यहाँ पर नॉर्मली बोला जा रहा है कि बीटी कॉटन को ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करना चाहिए। कोई रीजन बता सकता है इसका कि व्हाई शुड वी हैव नॉट टू यूज जीएम क्रॉप एज ए ऑर्गेनिक क्रॉप? देखो ऑर्गेनिकली उसको प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई केमिकल वगैरह तो है नहीं, यस और नो? तो वो आपका इफेक्टिव तो नहीं करेगा, लेकिन हम उसको फिर भी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। व्हाई? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूं उसको, आप तो ठीक है ये बात बोल रहे हो कि पिंक बोलवर्म में आपका जो है रेजिस्टेंट होता है बीटी कॉटन। मैं ये बोल रहा हूं कि आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बीटी ब्रिंजल अलाउड नहीं है, बीटी आपका लेडी फिंगर भिंडी अलाउड नहीं है, आपका यहां पर अगर देखा जाए तो टोबैको अलाउड नहीं है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी आर नॉट अलाउइंग इन इंडिया दैट जीएम क्रॉप शुड बी अलाउड एज ए ऑर्गेनिक क्रॉप? जीएम क्रॉप को आज भी, जैसे कॉटन है तो कॉटन को अगर आप जीएम क्रॉप को एज ए ऑर्गेनिकली ग्रो करवाते हो तो हमारे इंडिया में उसको ऑर्गेनिक नहीं मानते हैं। सागर जी रीजन बताइए। सर यू आर नोट रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? क्या? क्या पूछ रहा था? पैकिंग? 1 घंटे तक समझाया था, अब पैकिंग पूछ रहा था वो। हाँ मेरे भाई सुन ही रहा हूं मैं तब से। हाँ हाँ, ऑडिबल ऑडिबल। मेरे भाई पहली बात तो ये है कि जिनकी वीडियो ऑन नहीं होती उनको रिस्पॉन्स करता ही नहीं हूं मैं, ये हमारी आदत नहीं है रिस्पॉन्स करने की। आप लोग, हमें क्या पता सो रहे हो क्या कर रहे हो? उस चीज को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि व्हाट यू आर डूइंग हियर? पहले आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि आई एम स्टडिंग हियर, ठीक है? दूसरी बात, रिस्पॉन्स तभी करूंगा, मैंने आपको पहले दिन ही बोला। सुनिए मेरे, मैं यार क्लास से उसका कोई फायदा नहीं है, रिमूव करूं उससे बेटर पहले कि आप लोग वीडियो ऑन करो पहले तो। मेरे भाई रिस्पॉन्स ऐसी बात नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वीडियो ऑन करने के बाद रिस्पॉन्स डेफिनेटली करूंगा आपका। एक काम करो, गलती होगी माफी होगी, अब बता मेरे भाई क्या चाहिए? अच्छा, पैकिंग कुछ नहीं है आपके ग्राउंडनट के अंदर फ्लावरिंग के बाद, अब वीडियो ऑन कर फिर बताऊंगा। हाँ, फ्लावर जब आपका होता है, फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन जब होने के बाद उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसका पोलिनेशन कंप्लीट होने के बाद फ्लावर हो जाता है रिड्यूस, फ्लावर मतलब रिमूव हो जाता है, और उसमें से एक थोर्न लाइक स्ट्रक्चर, कांटे नुमा स्ट्रक्चर निकल जाता है जिसको आप लोग पैग बोलते हो, और वो आपका सोइल में इनिशिएट करता है, और उसी पैग से फर्दर आपके पोड बनते हैं। और आपका जो फर्दर ग्राउंडनेट होता है वो डिपेंड होता है कि वो बंच टाइप है या स्प्रेडिंग टाइप है, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन कि आपका फर्दर जाकर जो आपका पैग है वो स्प्रेड होगा या वो आपका बंच की फॉर्म में आपके पोड क्रिएट करेगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? यहां पर वो बाद की बात होती है, प्रेजेंट टाइम में हमारा जो पैग होता है वो दैट इज ओनली कि आपका जो फ्लावर इंड्यूस, फ्लावर के बाद और आपका एक पैग बनता है, आपका एक यहां पर कांटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द नोन एज पैग। ठीक है, वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर, कहां थे हम? हाँ, बीटी कॉटन। तो देखो आज प्रेजेंट टाइम में बीटी कॉटन का रिस्पांस में रीजन मैं बताता हूँ कि क्यों आप लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये आपका आपका इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये नहीं है कि नॉर्मल बात बता, मतलब ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहा हूँ, इसका बहुत मतलब कम से कम कई इंटरव्यूज में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ यूपीएससी, चलो यूपीएससी तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आगे आने वाले एडीओ में तो पूछ सकते हैं, नॉर्मली बात है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बीटी को हम एज ए ऑर्गेनिक क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर इसको अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है, या क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए प्रेजेंट टाइम में बीटी कॉटन यूज कर क्यों कर रहे हैं, या बीटी को क्यों यूज कर रहे हैं? आप सब लोग बोलोगे सर बीटी इसलिए यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में ताकि हमारे जो इंसेक्ट है या फिर जो हमारे फील्ड के अंदर जो ग्रासेस आते हैं उनके ऊपर हम एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें और उनके प्रति एक रेजिस्टेंट क्रिएट कर सकें, ताकि वो आपका इंसेक्ट प्लांट के ऊपर अटैक ना करे। और दूसरा आपका जो है यहाँ पर जो हर्ब्स यानी कि हर्बिसाइड ग्रो, मतलब आपके जो प्लांट वीड ग्रो हो रहे हैं वो वीड ग्रो ना हो उस फील्ड में। जैसे आपके इंडिया में तो अभी तक प्रेजेंट टाइम में अलाउ नहीं किया गया, लेकिन बाहर जो है भिंडी को
जो आपका लेडी फिंगर है उसके अंदर आपकी हर्बिसाइड बीटी रेजिस्टेंट हर्बिसाइड जो रेजिस्टेंट आपकी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलाउ किया गया है। तो अभी इंडिया में तो नहीं हुआ क्योंकि उसमें जब हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे नॉर्मली अगर हम फील्ड के अंदर प्लांट के ऊपर हर्बिसाइड को अप्लाई करेंगे तो प्लांट आपका खत्म हो जाता है। लेकिन अब आपके ऐसे प्लांट आने लग गए, बीटी आपके इंड्यूस हो चुके हैं, जीएम क्रॉप इंड्यूस हो चुकी है, जिनके ऊपर अगर आप हर्बिसाइड अप्लाई कराओगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीन ऐसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब एक बात बताइए, जो बीटी कॉटन एक इंसेक्ट को किल कर सकता है, जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकता है, क्या उसका आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा? आज प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और बहुत ज्यादा केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं और उसका हमारे फूड वैल्यू चेन के अंदर कंप्लीटली एंटर कर चुका है। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग अंडे खाते हो, मतलब मोस्टली बच्चे हैं ना, अगर अंडे खाते हो तो आपने अगर देखा होगा आपका व्हाइट एग आता है और एक होता है ब्राउन एग। आप लोग बोलते हो जो व्हाइट एग होता है ना उसमें मतलब बच्चा नहीं बनता है, मतलब चूजा कभी बन नहीं पाएगा। उसका रीजन जानते हो? वो जो एग होता है ना व्हाइट एग, वो हैप्लॉइड एग होता है। वो कैसा एग होता है आपका? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड एग का मतलब क्या होता है कि वो केवल आपका कहीं ना कहीं एक फीमेल जो हार्मोन है उन्हीं से आपका क्रिएटेड है और मेनली उसको एक हार्मोन है जो कि पर्टिकुलरली दिया जाता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, कभी नाम सुना है क्या? ठीक है, एक ऐसा ये हार्मोन होता है जो उनको आपका फीड करवाया जाता है और उसी हार्मोन की वजह से क्या होता है, आपका जो प्लांट होता है वो, सॉरी प्लांट बोल रहा हूं, आपका जो चूजा होता है, मुर्गी होती है, वो अंडे देती है और वो आपका हैप्लॉइड एग होता है। उसके अंदर जो है कंप्लीटली आपका ऐसा एग क्रिएट होगा जो कभी भी आपका बच्चा पैदा नहीं करेगा क्योंकि वो डिप्लॉइड नहीं है और आपको पता है डिप्लॉइड होगा तभी वो एक बच्चे की फॉर्म में बन पाएगा। तो हैप्लॉइड होने की वजह से उसमें कभी बच्चा पैदा नहीं होता और वो एस्ट्रोजन देने की वजह से आपका प्रोड्यूस होता है। अब बोलोगे सर इससे क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। उसका नुकसान क्या है? प्रेजेंट टाइम में जो गर्ल्स है उनके अंदर प्यूबरिटी की जो एज है वो पहले आपकी क्या हो चुकी है, पहले से कम हो चुकी है। यानी कि अब जो है पहले 18 साल की उम्र थी अगर किसी की तो उस समय जाकर मैच्योर होते थे, आज हमारा 12 13 14 साल की उम्र में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है गर्ल्स में। लेकिन सेम थिंग आपको बताता हूं, 2015 के डेटा को अगर आप चेक करोगे, ये मेरे डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के डेटा है, 2015 के अंदर इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मेन है, आदमी है, उनकी ब्रेस्ट की प्लास्टिक सर्जरी हुई है बिकॉज ब्रेस्ट जो है उनका साइज इंक्रीज हो चुका था ड्यू टू दिस आपके कहीं ना कहीं जो हार्मोनल चेंज है उनकी वजह से। समझ में आया? ये 2015 की रिपोर्ट है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी हुई थी ब्रेस्ट को चेंज करने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में तो सिनेरियो क्या होगा आप सोच सकते हो, ये 2021 आ चुका है, 6 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, इसलिए हमें इन चीजों को कहीं ना कहीं आपका जो है फॉलोअप नहीं करना चाहिए। बाकी देखो, ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो क्या नहीं, हम लोग फीड जब करते हैं, मतलब खाना खाते हैं तो उस टाइम मतलब ज्ञान बहुत दे देते हैं खाने से पहले, लेकिन जब खा रहे होते हैं तो आई थिंक सो कभी सोचते भी नहीं है कि उसके अंदर क्या होगा। हम अगर अच्छे होटल में जा रहे हैं तो उससे हमारा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पर खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो उसके बेस से मिलेगा। आज फार्मर उसका बेस है कहीं ना कहीं, लेकिन फार्मर के ऊपर कंप्लीट आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा, आप एप्पल खाते हो, कैलिफोर्निया एप्पल आता है कि नहीं आता माइंड में? कैलिफोर्निया एप्पल, जैसे ही कैलिफोर्निया देखते हो यार एप्पल बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन कभी एप्पल को उसको मतलब देखना, रिमूव करके देखना, उसके ऊपर वैक्स चढ़ी होती है। वो इतने दिन कैसे आपका प्योर रह सकता है, इतने दिन कैसे आपका सही रह सकता है? उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है और वो वैक्स की कोटिंग जब आपके अंदर जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन का टाइप है और वो आपकी बॉडी में जाके क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट करता है। आप वॉश भी कर दोगे तो भी जल्दी से उतरेगा नहीं, उसको प्रॉपरली रिमूव करना पड़ेगा गर्म पानी के साथ, तब जाके वो वैक्स रिमूव होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केवल भाई वीटेबल जरूर होती है। ईटेबल मेरे को बताओ, वो एस्ट्रोजन हो आपका हार्मोन अगर हम बात करें तो एग जो है ईटेबल है कि नहीं है? कहानी खत्म। एग ईटेबल है, लेकिन उसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपके ऊपर क्या कर रहा है? जिबरलिन आप लोग खा रहे हो। जिबरलिन आज प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, वाटरमेलन है, वाटरमेलन का साइज इंक्रीज हो रहा है, मैंगो का साइज इंक्रीज हो रहा है ना। तो वाटरमेलन की अगर हम बात करें तो आजकल आपका जो वाटरमेलन आता है वो अंदर से प्रॉपर रेड होता है। उसको प्रॉपर रेड कैसे किया जाता है पता है? उसके अंदर इंजेक्शन से किया जाता है। अब वो भी ईटेबल होता है ना। जिबरलिन हार्मोन अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, आजकल जो खासकर मिर्च आती है लंबी लंबी, बहुत ज्यादा लंबी, तो वो ज्यादातर जो है कैसे लंबी होती है, नाइट के टाइम पर उनके अंदर मोस्टली जिबरलिन का, इवनिंग के टाइम पर 5-6 बजे आपका जिबरलिन का स्प्रे कर दिया जाता है। दूसरे दिन अगर 24 घंटे के बाद देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली उनका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है एक दिन में भी। ये आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, मुझे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिबलिन बहुत सारी कंपनीज के आपके अवेलेबल है, ठीक है, कॉस्टली एक ढंग का कोई भी ले लेना और अप्लाई करके देख लेना। आप एक प्लांट पे अप्लाई करके देख लेना, कोई बड़ी कॉस्टिंग नहीं है, 80-100 रुपए में आ जाएगा। और इसमें क्या है इफेक्ट आप खुद देख भी सकते हो। नॉर्मली जो लोग कमर्शियल लेवल पे ग्रो करवाते हैं उन्होंने देखा भी होगा इस चीज को, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली, तो उसका आप ये नहीं कह सकते हो कि वो यूज नहीं हो रही। आज प्रेजेंट टाइम में ईटेबल सब है यार। 2015 के अंदर आपको एक और बात बताता हूं, ठीक है, 2015 में काफी कुछ हुआ था, तब जाके एनवायरमेंटल के अंदर काफी कुछ बाद में ये भी हुआ था। 2015 के अंदर आपको पता होना चाहिए बासमती राइस आपका दुबई से वापस आ गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। और सारा का सारा राइस वापस आ गया था, हरियाणा और पंजाब का राइस था सारा का सारा। क्यों वापस आ गया था? उसका एक ही रीजन था, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू काफी ज्यादा था, उनकी डिमांड को कंप्लीट नहीं कर रहा था, वो उससे ज्यादा था कहीं ना कहीं। तो वो इंडिया में आया था, उसको फेंक थोड़ा ना दिया था कहीं, वो भी ईटेबल था इंडिया के अकॉर्डिंग। तो समझ में आया? तो इंडिया के अकॉर्डिंग ईटेबल क्या है वो चीज देखिए, लेकिन ईटेबल है वो कितनी क्वांटिटी में हम लोग खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये चीज ध्यान से रखिए। बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली हम लोग अभी जिंदा हैं। चलिए शुक्र मना रहे हैं। नेक्स्ट आपका गिनिंग। गिनिंग मैंने बता दिया कि क्या होता है। इसके अंदर आपका सीड को, आपका जो सॉरी कॉटन सीड को सीड कॉटन से रिमूव करना। क्या क्या? हाँ, तो बीटी कॉटन आपका क्यों नहीं अलाउ किया? इसीलिए तो अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका बीटी कॉटन एक इंसेक्ट को अगर खत्म कर सकता है तो डेफिनेटली उसका आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है, इसीलिए उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात ये ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आपका जो जीएसी आपने सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, वैसे तो देखो इंडिया वाले अलाउ किसी को ही कर देते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो 2013-14 के बाद ना आपका भिंडी भी इंडिया के अंदर देखी गई है। कौन सी? जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। आपका बीटी ब्रिंजल भी देखा गया है। कहाँ देखा गया था बीटी ब्रिंजल? तो अभी 2 साल पहले फतेहाबाद के अंदर देखा गया है। उससे पहले तेलंगाना का एक आपका केस आया था, तेलंगाना में देखा गया था। पूछा गया कि कहाँ से मिला, तो पता लगा कि एक प्राइवेट कंपनी ने दिया। प्राइवेट कंपनी से पूछा गया कि आपको किसने परमिशन दी? बोला गया था कि नेताजी ने दे दी परमिशन, है ना। तो नेताजी से बोला गया कि हाँ, वो बोले कि हमने परमिशन दी है, डेफिनेटली दी है ना। तो हमने बोला कि ट्रायल के ऊपर दी है हमने, तो हमने वैसे दिया ही नहीं है। तो मतलब ये चीज चल रही है। ये अगर आप लोग देखोगे ढंग से तो आपको माइंड में ये चीजें आज, मतलब माइंड में क्या बोल रहा हूं, आपके मतलब संज्ञान में आ जाएंगी। लेकिन प्रेजेंट में हम क्या है कि हम हमारी दुनिया में जी रहे हैं। मोदी कर रहे हैं और कांग्रेस कर रहे हैं, बीजेपी मोदी कांग्रेस, इसी में हम उलझे हुए हैं, या फिर किसान आंदोलन में उलझे हुए हैं। हमें इन बातों का पता भी नहीं है और डेफिनेटली हम लोग खाते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं, रेगुलरली यही चल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, है ना। क्योंकि हम इस चीज को नहीं लेते हैं, हम लाइट लेते हैं इन चीजों को। जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए पंजाब के अंदर भी एक फार्मर है, उसका ब्रदर जब तक मर नहीं गया था, उसके बाद उसने खुद ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया था। मैं नाम भूल गया हूं उसका, ठीक है। तो जब हमारे ऊपर जब बीत जाती है ना, तब उसके बाद हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अनटिल अनलेस हम सोचते हैं यार हो रहा है ऐसे ही, ये भौंक रहा है भौंकने दो, वो भौंक रहा है भौंकने दो, ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये रियलिटी है। जब तक हमारे, वो कहते हैं ना, जिस हाथ के ऊपर वो उंगली अगर कट नहीं जाती खुद की, तब तक समझ में नहीं आता कि इसकी महत्वता क्या थी। दूसरे की कट जाती है, बोल देते हैं कोई ना कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी लगा ले हो जाएगी सही, है ना। तो वो कट जाती है तभी समझ में आता है कि ये अब क्या हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं। उसके बाद फॉलो अप करते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। तो डेफिनेटली जितना हो सकता है आप खुद कुछ करके देखिए। और बीटी कॉटन का मेन यही रीजन है कि उसका भी ह्यूमन इंपैक्ट, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जो अगर इंसेक्ट को खत्म कर सकता है, इंसेक्ट को किल कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। इसीलिए उसको हमारे इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में अलाउ नहीं किया जा रहा, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे इंडिया में अवेलेबल है, वो लगातार कंटिन्यू। एक आपने नाम सुना होगा, मैं नाम भूल गया हूँ यार, साउथ इंडिया का एक पर्सन है और पीएचडी एग्रीकल्चर है डेफिनेटली। और एक आपके हेगड़े हेगड़े करके साइंटिस्ट है, वो भी एनवायरनमेंट के ऊपर काफी कुछ वर्क कर रहे हैं। और एक इकोलॉजिस्ट है, मैं नाम भूल गया उनका भी। ये 3-4 पर्सन जिनको मैं मतलब रेगुलरली मैं तो सुनता हूँ, डेफिनेटली उनको मतलब फॉलो अप कर लेते हैं। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सारा ज्ञान मेरा ही है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन लोगों से ही पूछा हुआ, देखा हुआ, मतलब उनसे ही है ना, तो हो जाता है, ठीक है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें पता लगता है प्रेजेंट टाइम में। आई थिंक सो एक पर्सन जो साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, रामायलू, पता नहीं, क्योंकि वो साउथ इंडिया वालों के नाम थोड़े से टिपिकल होते हैं तो भूल जाते हैं ना। तो उन्होंने एक वर्क किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। वो अब तक आई थिंक सो 250 हेक्टेयर से ऊपर जमीन को क्या कर चुके हैं, ऑर्गेनिक कर चुके हैं, ठीक है। 15 से लेके 25 गांवों तक अभी तक प्रेजेंट टाइम में वो लोग ऑर्गेनिक कर चुके हैं, प्योर ऑर्गेनिक। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटका में, ठीक है, 3 स्टेट के अंदर।
तो रेगुलरली ऐसे वर्क कर रहे हैं इंसान बहुत सारे हैं जो पूरे के पूरे गांव को ऑर्गेनिक कर चुके हैं, है ना। तो अब उनके पास आई थिंक सो एक स्टेट था, 2019 की बात, ये 2 साल पहले की बात है, जब आंध्र प्रदेश स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे वो वहां पर गए थे और उन्होंने जाकर वहां पर गांव वालों को बोला कि आपको हमसे क्या चाहिए। उन्होंने एक ही बात बोली कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश को जो है पेस्टिसाइड फ्री कर दो, ठीक है, सॉरी तेलंगाना को पेस्टिसाइड फ्री कर दो, तेलंगाना का गांव था वो। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि ठीक है, साइंटिस्ट को बुलाते हैं, आईसीआर के साइंटिस्ट को वहां पर बुलाया गया, देखा गया, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज पूरे इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकती या पूरे स्टेट में भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो एक सत्यमेव जयते के अंदर भी प्रोग्राम हुआ था, उस समय एक साइंटिस्ट बैठे थे, उनके सामने ना एक मतलब एक वो थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोल रहे थे और एक पर्सन था जो पेस्टिसाइड कंपनी का था, ठीक है। तो दोनों से पूछा गया कि आप जो है बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पेस्टिसाइड हमें मतलब डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है आज, तो किस चीज को फॉलोअप करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक वर्ड बोला कि इनसे ये पूछिए कि इनके ब्रदर जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। वो एग्जाम्पल ये आंसर नहीं दे तो डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा, तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली। तो वो बोलते हमें तो केवल बिजनेस करना है, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सेम पर्सन है, उसका ब्रदर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट को और वो जो है पेस्टिसाइड हमारे इंडिया के अंदर सेल कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है सिनेरियो है, चलिए रहने दीजिए, काफी बड़ी कहानी है इस चीज की। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका डिफरेंट सिक्वेंशियल प्रोसेस जो है, पिकिंग किया, गिनिंग किया और डीलिंटिंग किया, ठीक है। तो बीटी कॉटन की बात भी करेंगे डेफिनेटली, अभी बीटी कॉटन क्या, कॉटन को पूरा ही स्टडी करना है हमने, है ना। कॉटन हुआ, ये सारी की सारी क्रॉप ही स्टडी करनी है ना। तो बीटी कॉटन कब आया, कैसे आया, बीटी कॉटन कौन अलाउ करता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए केवल इंडिया के अंदर जीएम क्रॉप ओनली कॉटन अलाउड है ना, लेकिन वैसे हो रहा है काफी कुछ। चलिए, तो ये हमारा जो मैं बोल रहा था डीलिंटिंग करने की प्रोसेस, डीलिंटिंग करने के बाद सीड कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका डिफरेंट कॉटन कंडीशंस, जैसे कि मैं बोल रहा था ये फील्ड कंडीशन है आपका, इसको रिमूव किया गया तो ये आपका कॉटन सीड निकल के आया था और ये आपका यहाँ पर जो फाइबर निकल के आया था। अब इस फाइबर को रिफाइन किया जाता है तो फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाएगा, फिर इससे आपका धागा या फिर थ्रेड बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला प्रोसेस है इन ग्राम कल्टीवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड? डिटैचिंग, पैगिंग, गिनिंग, निपिंग एंड एरोइंग। देखो अभी हमने अगर हम बात करते हैं तो डिटैचिंग, डिटैचिंग क्या मतलब क्या होता है? किसी भी ब्रांच को रिमूव करना, कुछ भी करना, ये तो किसी में भी कर सकते हो, केवल इसमें ही नहीं होता। डिटैच करने का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, तोड़ना उसको। पैगिंग, पैगिंग हमने अभी पढ़ा है किसके अंदर यूज होता है? ग्राउंडनट में। गिनिंग, गिनिंग जो है अभी हम पढ़ के हटे हैं किसमें यूज होता है? कॉटन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निपिंग और एरोइंग। एरोइंग क्या होता है? शुगर केन के अंदर इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली एक ही टर्म यहां पर निकल के आ रही है जो किससे रिलेट कर रही है? ग्राम से, लेकिन होता क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि आपका जो प्लांट होता है वो एपिकल ग्रोथ करता है, ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। तो जितना वो ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा तब तक वो प्रॉपरली आपका ऑक्सिलरी ब्रांच की ग्रोथ नहीं कर सकता। और आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो आपका फ्रूट आता है प्लांट के अंदर वो ऑक्सिलरी ब्रांचेस के ऊपर आता है। तो यहां पर इसी चीज को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर के पोर्शन को कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका क्या होता है? ऑक्सिन होता है। क्या होता है आपका? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या होगा यहां पर? अब आपका वर्क नहीं करेगा, अब वो ऑक्सिन जो है लेटरल ब्रांचेस या फिर ऑक्सिलरी ब्रांच के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये ऑक्सिलरी, ये लेटरल ब्रांच ये क्या होती है? देखो ये एक चीज ध्यान करना, जैसे ये आपका क्या है? प्लांट है, प्लांट के अंदर ये ब्रांच है और ये आपका मेन स्टेम है। इसके बीच में जो यहां से आपकी ब्रांच निकलती है उसको आप क्या बोलते हो? ऑक्सिलरी ब्रांच बोलते हो, ऑक्सिलरी बड बोलते हो। अब ब्रांच बोलोगे तो मतलब पूरा का पूरा एक ब्रांच निकल रही है, बड बोलोगे छोटी सी बड अभी इनिशिएट हुई है ना। तो इस प्रकार से इनके क्या दिए जाएंगे? नेम दिए जाएंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो आपका यहां पर लेटरल का मतलब होता है, तो लेटरल का मतलब एपिकल को छोड़कर कोई भी नीचे की ब्रांच है सारी की सारी किस में आएंगी? आपकी लेटरल ब्रांच में आएंगी। लेटरल जो है वो वर्ड सभी के लिए यूज होता है, केवल एपिकल ब्रांच को छोड़कर। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी बात, अगर मैं बोल दूं कि यहां पर ये आपका एपिकल है तो ये आपकी लेटरल हो जाएंगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो मेन पोर्शन होगा उसका, उसको छोड़कर बाकी सारी क्या है? लेटरल है। अब इसको छोड़कर इसके लिए सारी लेटरल है, इसको छोड़कर इसके लिए सारी लेटरल है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका लेटरल होता है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो यहां पर आपका क्या किया जा रहा है, अगर ऊपर का टिप काट दिया जाए तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सबसे पहले टॉपिंग बोल सकते हो, ठीक है। टॉपिंग जो वर्ड यूज किया जाता है वो कॉटन में यूज किया जाता है, किस में यूज करते हैं हम लोग, कॉटन में। दूसरा, आपका सेम वही काम करना है, निपिंग करना है, लेकिन अगर आप ग्राम में कर रहे हो तो उसको वर्ड क्या यूज करोगे, निपिंग, ठीक है। क्या यूज करोगे, निपिंग। तो देखो आपका ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल पोर्शन को प्रमोट करता है, क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल पोर्शन को प्रमोट करता है। तो डेफिनेटली अगर हम एंटी ऑक्सिन डाल देंगे तो क्या होगा, काम हो जाएगा ना हमारा, अरे यस और नो? तो यहां पर केमिकली भी इसको जो है आप लोग रिमूव कर सकते हो, केमिकली भी कहीं ना कहीं इसको ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो, और केमिकल अगर यूज किया जाएगा तो दैट नेम इज द टिबा, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, ये हमारा केमिकल होगा जो कि यूटिलाइज किया जाएगा किसके लिए, आपका यहां पर एंटी ऑक्सिन की फॉर्म में, और आपके निपिंग के लिए। पूछ ले कि केमिकली निपिंग कैसे करते हैं तो आपका, या केमिकली टॉपिंग कैसे करते हैं तो आपका टिबा। और अगर पूछ ले कि क्या इसके अंदर कोई और भी मेथड यूज किया जाता है, हाँ, इसके अंदर फ्लोक ऑफ शिप यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, फ्लोक ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों के झुंड को भी यूज करते हैं। वो भेड़ों का झुंड क्या करता है, ऊपर ऊपर से इसको खाता रहेगा और उसमें से निकाल देंगे डेफिनेटली, तो वो आपका क्या होगा, वो भी एक प्रकार से टॉपिंग का या निपिंग का पार्ट होगा, ठीक है। बोलोगे सर इससे नुकसान भी हो जाएगा, हाँ हो सकता है, नॉट ए बिग डील, बट आपका किया जाता था पहले, केमिकल्स वगैरह नहीं थे तब इन्हीं को यूज आपका करते थे। प्रेजेंट टाइम में तो फॉलो नहीं करते, लेकिन पहले करते थे। अभी अगर हाथ से करेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा, तो इससे अच्छा पहले क्या करता था, एक भेड़ों का झुंड जल्दी जल्दी से उसमें से निकाल दिया जाता था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो निपिंग हो गया, निपिंग किस में करते हैं, आपका ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, आपका सिंपल सी बात करूं तो देखा होगा कि चाय है ना, चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती का आपको पता है कि अगर वो चाय पत्ती का कलर अच्छा नहीं है तो क्या वो चाय अच्छी होगी, ओके। अच्छा, चाय का अगर टेक्सचर अच्छा नहीं है तो क्या चाय अच्छी होगी, ओके। और चाय के अंदर अगर स्मेल नहीं आ रही है तो खुशबू नहीं आ रही है ना, तो क्या अच्छी होगी चाय, नो। तो याद रखना, जब भी हमारा इनको चाय पत्ती को तोड़ा जाता है तो आपको पता है ग्रीन लीफ को ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग, और फिर उनको क्या करते हैं हम, ड्राई करते हैं, है ना। तो वही आपका ड्राई करना उनके लीफ को, लेकिन ध्यान रखना कि उसका क्या खराब ना हो, कलर, दूसरा एरोमा, और तीसरा टेक्सचर। ये तीनों चीजों को स्टेबल रखते हुए जब हम इनको ड्राई करते हैं, सो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ए क्यूरिंग, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ए क्यूरिंग। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, हाँ भाई पक्का बताता हूं किस किस में करते हैं, अभी तक तो मैंने बताया है जस्ट, ठीक है। ये हमारा करते किस किस में है, टोबैको, टी, और भी किसी में कर सकते हैं क्या, कॉफी में क्यूरिंग करते हैं, नो, कॉफी में बीन्स होते हैं, है ना, कॉफी में लीव्स नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज में और भी करते हैं, बताऊं, या टर्मेरिक, पिको टर्मेरिक, हल्दी। देखो उसमें आप लोग बोलोगे सर कैसे करते हैं, देखो उसमें लीफ को मतलब नहीं करते हैं, इसमें क्या होता है, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जो हल्दी होती है उनके जो आपकी गांठें निकलती हैं, है ना, तो उनको क्या किया जाता है, पहले गर्म पानी में रखा जाता है, फिर उसको निकाल के फिर उनको ड्राई किया जाता है। तो ड्राई करते टाइम ये आपका प्रॉपर केयर करते हैं कि उसको शेड में ड्राई करें, उसका जो है अगर धूप में ड्राई करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। दूसरा, उसमें से जो एक प्रकार से जो उसका केमिकल है वो भी आपका खराब हो जाएगा, उसका टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको ड्राई करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्यूरिंग ही करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, क्यूरिंग। तो एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे अगर टी की बात करते हैं, अभी चलो आप लोग तो नहीं, लेकिन अगर आपके बुजुर्गों को आप लोग देखोगे, कभी किसी बुजुर्ग अगर आदमी कोई चाय को परचेज कर रहा है तो पहली बात है वो बंद पैकेट को बहुत कम प्रेफर करता है। वो लोग क्या बोलते हैं कि खुला पैकेट दिखाइए, और वो चेक करते हैं। वो चेक कैसे करते हैं, वो लोग कभी दुकान के अंदर चेक नहीं करते, वो हमेशा क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और फिर उसको कलर को ऐसे देखते हैं, कलर को देखने के बाद फिर उसको ऐसे से रगड़ते हैं, ठीक है। ये वो रगड़ने वाली बात नहीं है ना, वो वैसे वैसे देखते हैं उसको, ठीक है। तो फिर उसको देखने के बाद फिर उसके अंदर क्या करते हैं,
खुशबू, है ना। अगर वो अच्छी हुई तो डेफिनेटली वो बोलते हैं कि हाँ आप दे सकते हो, अदरवाइज वो उसको क्या कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज की पहचान थी। उसी प्रकार से अगर किसी हरियाणा से अगर आप, डेफिनेटली सभी लोग हैं तो आप जानते भी होंगे तो कि 90% जब टोबैको वो लोग परचेज करते हैं, तंबाकू को परचेज करते हैं, तो तंबाकू अगर पहली बात है पैकेट में आती है तो वो घर लेके अगर आ जाते हैं तो घर लाने के बाद वो देखते हैं एक बार कि दिखाइए रहा है, तो क्या बोलेंगे, पहले उसको देखते हैं, फिर उसको मतलब देखने के बाद उसको इस प्रकार से करके खुशबू लेके फिर बोलते हैं, अगर सही होगी ठीक है, नहीं बोलेंगे बेकार है ना, मत बना इसको चाहे, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या होता है यहां पर टोबैको के केस में, टी के केस में, या फिर आपका हल्दी के केस में होता है, ठीक है। ये आपके अलग अलग क्यूरिंग के टाइप होते हैं टोबैको के अंदर, डेफिनेटली हम बाद में पढ़ेंगे, अभी एक बार उसको छोड़ते हैं। इस प्रकार से सन क्यूरिंग भी होता है, या फिर आपका जो है फ्लू क्यूरिंग भी होता है ना, तो उनको अलग अलग टाइप से आपका क्या किया जाता है, क्यूरिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या आया, रेटिंग। रेटिंग में क्या है कि आपका जूट आता है, क्या आता है, देखो जूट में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जूट के रेशे होते हैं, जूट के धागे होते हैं, यस और नो। और जूट के रेशों की अगर हम बात करें, धागों की बात करें, तो पहले क्या होता है, जूट का प्लांट होता है, जूट का क्या होता है, प्लांट, उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उनको क्या किया जाता है आपका, हार्वेस्ट किया जाता है। तो जब इनको हार्वेस्ट किया जाएगा, उनको कट कर लिया जाएगा, कट करने के बाद उनके बंडल बना लिए जाएंगे। तो ये बात तो आप जानते हैं अच्छे से कि बंडल कैसे बनाया जाएगा, प्लांट्स को इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर उनको क्या किया जाता है, पानी के अंदर डिप किया जाता है, क्या किया जाता है आपका, पानी में डिप किया जाएगा। और पानी में उसको जब डिप किया जाएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसको क्यों डिप किया जा रहा है, रीजन क्या है। तो उसका डिप करने का रीजन ये होता है, उसको डिप करने का रीजन ये होता है क्योंकि वो फाइबर जो होगा वो क्या हो जाए, उसका लूज हो जाए, फाइबर क्या हो जाए आपका, लूज हो जाए। तो फाइबर को लूज करने के लिए आप लोग उसको क्या करते हो, डिप करते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, है ना। तो ये हमारा क्या किया जाएगा, उसको लूज करने के लिए फाइबर को आपका डिप किया जाएगा, और लूज करने के बाद फाइबर को क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो याद रखना, फाइबर को लूज करने की प्रोसेस को रेटिंग बोल रहे हो, लेकिन उसको निकालने की प्रोसेस को स्ट्रिपिंग बोल रहे हो, निकालने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हो, स्ट्रिपिंग। और उसके बाद आपका क्या किया जाएगा, उसको वॉशिंग किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, और उसको जो है आपका वॉशिंग और ड्राइंग के बाद क्या होगा, आपका फील्ड में से सॉरी उसको पैकिंग किया जाएगा, पैकेजिंग करने के बाद आपका क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं हमारे यहाँ पर। तो रेटिंग के लिए सबसे पहले तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो 32 टू 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और कितने दिन का प्रोसेस हो सकता है, डिपेंड करता है 8 डेज टू 30 डेज, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये रहा आपका रेटिंग, मतलब इसमें इस प्रकार से पानी में क्या किया जाएगा, इनको भिगोया जाएगा। और याद रखना ये आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कैसा प्रोसेस है, ये माइक्रोबियल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, माइक्रोबियल, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है क्या ऑनलाइन वालों का, वैसे तो कभी मैं ऑप्शन, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, केमिकल वगैरह कोई कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये पानी में डिप करके छोड़ दिया। ऑनलाइन वालों जिंदा हो, है ना। जब इनसे नहीं क्वेश्चन पूछ पूछ के थक जाता हूं कि भाई कोई क्वेश्चन है, तब ये बोलते नहीं है। अरे इनको बाई चांस ना बुलाओ, तब इनके एक सेकंड में अगर कोई आंसर नहीं दिया तो इनके गले सूख जाते हैं, ला सर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। कितना रिस्पॉन्स करूं मैं आपको, ये तो बता दो मेरे को। होता है कि नहीं होता ऑनलाइन। और एक बात बताओ, पहले तुमसे ये बताओ कि तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाते क्या, तो तुमसे पूछ पूछ के थक जाता हूं, अरे कोई क्वेश्चन है, आंसर है। पहली बात है कोई दो बोलते हैं बेचारे यस नो, आधे तो सोए रहते हैं। तुम्हारा पता कैसे चलेगा कि तुम बोल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। तो पहले तो वीडियो ऑन करके रखा करो, वरना रिस्पॉन्स ऐसा ही मिलेगा। हाँ तो सरेआम है ये, इस बात में क्या बुराई है भाई। आप लोग जब खुद जिंदा नहीं हो, खुद आंसर नहीं कर रहे हो, खुद अगर बोल नहीं रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्स करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले रिस्पॉन्स आपको करना पड़ेगा, देयर आफ्टर यू विल गेट ए प्रॉपर रिस्पॉन्स। हाँ डेफिनेटली मेरी साइड से मिलेगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा, डेफिनेटली आपको वीडियो ऑन करने के बाद ही पता चलेगा, अदरवाइज आई कांट। और दूसरा, अपने आप को म्यूट रखा करो अगर आपके आसपास कोई आवाज हो रही है ना, क्योंकि ये प्रॉपर आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर क्लास में कोई दिक्कत हो रही है, आपका टाइम पास किया जा रहा है, तब आप बोलो। क्लास में अगर आपसे पूछा नहीं जा रहा है तब आप बोलो,
ठीक है, वो आपकी हमारी गलती है फिर तो। लेकिन प्रॉपर आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है, प्रॉपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉपर आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, तो रिस्पॉन्ड तो तब मिलेगा ना जब आप लोग वीडियोस ऑन करके प्रॉपरली आप, है ना, पूछिए भाई उसके बाद। और वीडियो ऑन उसी टाइम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ड्यूरिंग द क्लास होनी चाहिए। एकदम उठ के आया, हो सर बताना, है ना, तब फिर बता ही जाएगा, क्योंकि मुझे इतना तो दिख रहा है कि कौन वीडियो ऑन करके बैठा है, इतना तो पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रिपिंग आपका अभी बोला था, फाइबर को रेटिंग भिगोना था, लूज करना था, और लूज करने के बाद इसके फाइबर को क्या है, निकाला जा रहा है। ठीक है, और स्ट्रिपिंग करने के बाद ये प्रोसेस होता है आपका, बंडल बनाया गया, रेटिंग, स्ट्रिपिंग, वॉशिंग, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग मतलब निचोड़ना, सन ड्राई किया गया, बेलिंग किया गया, बेलिंग करने के बाद फिर आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग कुछ नहीं होता, सहारा देना होता है। क्या होता है आपका, सहारा देना। ठीक है, तो आपका सपोर्ट देना। तो सपोर्ट में क्या हो रहा है, आपको पता है बनाना सॉरी टोमेटो का जो प्लांट होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, और टोमेटो का प्लांट अगर वीक होगा तो डेफिनेटली उसके फ्रूट जब ज़्यादा आते हैं, आजकल तो वैसे भी आपके हाइब्रिड आ चुके हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर फ्रूट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, है ना। तो फ्रूट जब ज़्यादा आएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा, वो आपका प्लांट नीचे गिर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, नीचे गिरने से आप लोग उसको क्या करते हो, सपोर्ट दे देते हो। ठीक है, अब बोलोगे सर अर्थिंग अप भी तो करते हैं। अर्थिंग अप का मतलब होता है केवल क्या, मिट्टी लगाना, लेकिन क्या वीक स्टेम होगा वो अर्थिंग अप से रुक जाएगा? नो, वो तो वैसे नीचे आ जाएगा। तो उस समय क्या होगा, उसको सहारा देना पड़ेगा, उसके साथ एक लकड़ी लगानी पड़ेगी इस प्रकार से सपोर्ट की फॉर्म में, है ना। तो वो आपका क्या होता है, या फिर चलो यहां पर तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है ये आपका प्रॉपर, लेकिन डेफिनेटली आप अगर एक उसके साथ स्टॉक भी लगा रहे हो तो वो आपका क्या है, स्टॉकिंग है ना। तो स्टॉक देना, सहारा देना, दैट इज द स्टॉकिंग। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो भी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, टोमेटो है, मतलब जो आपके ऊपर चढ़ते हैं ना, तो उनको ये दिया जाता है। ठीक है, चाहे लोबिया हो गया या फिर कोई भी आपके से प्लांट जिनको रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपका पोलार्डिंग है। पोलार्डिंग जो है ये कहीं ना कहीं अब किससे रिलेट होता है, आजकल देखो एग्रो फॉरेस्ट्री जो वर्ड है, चलो ट्रीज की बाद में बात करूंगा, पोलार्डिंग की भी कर लेंगे, नॉट ए बिग डील। जब हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री आजकल क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल और जनरल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन बन चुका है एनवायरनमेंट, है ना। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लेके काफी कंसर्न हो चुके हैं, और हर एग्जाम में क्या होगा, आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और अगर आप जितने भी एग्जाम देखोगे उनमें एग्रो फॉरेस्ट्री से उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं, इनमें कोई क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं आता। ये नहीं कि उसके अंदर कोई बहुत तगड़ा आपका फंक्शन आ रहा है, या तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा या उसके फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। फंक्शन कैसा हो सकता है, प्रोडक्टिव भी हो सकता है या फिर प्रोटेक्टिव हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ड यूज हमने कर लिया एग्रो फॉरेस्ट्री। हमने क्या वर्ड यूज किया, एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे ही हमने यूज किया तो सबसे पहले फॉरेस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। फॉरेस्ट्री का मतलब है कि हमारे जो ट्रीज को हम ग्रो करवाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग भी जानते हैं कि लगातार कंटिन्यू जंगलों का काटने की वजह से हमें आज रिक्वायरमेंट है रीफॉरेस्टेशन करने की, एफॉरेस्टेशन करने की, है ना। तो आपका अगर रीफॉरेस्टेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को क्या करना है, दोबारा से ग्रो करना है, दोबारा से जिंदा करना है। ठीक है, और अगर हमने उनको रिमूव कर दिया तो आने वाले टाइम में हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, है ना। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू एक आपका फार्मिंग है जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम फॉरेस्ट ट्रीज को भी क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। फॉरेस्ट ट्रीज को भी क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। या फिर बोल दो फॉरेस्ट ट्रीज के बीच में आप लोग को क्या करना है, क्रॉप को ग्रो करवाना है। तो इसमें जब वर्ड यूज करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ आपका फॉरेस्ट ट्रीज को ग्रो करवाना। तो इसके कई सिस्टम होते हैं, या तो आप लोग क्या करो, मेडिसिनल प्लांट के बीच में प्लांट को ग्रो करवा दो, जिससे क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट भी मिल जाएंगे, ट्री के ट्री ग्रो हो जाएंगे और आपका क्रॉप भी आपको मिल जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे मान के चलिए आपके जो फोडर, ये चलो फिर वो तो बात वहां की आ गई, एग्री सिल्वीकल्चर में आ गई, और सॉरी पास्चर में आ गई। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं कि आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो एग्री सिल्वीकल्चर बोल दो, एग्रो फॉरेस्ट्री बोल दो, बात एक ही होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर। तो एग्री सिल्वीकल्चर में हमारा सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो टोंगिया कल्टीवेशन आता है। क्या आता है, टोंगिया कल्टीवेशन। समझाता हूं क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में एले क्रॉपिंग, आप लोगों ने सुना होगा, यस और नो,
ये हमने कल परसों टर्म भी पढ़ रहे थे हम लोग, यस और नो, एले क्रॉपिंग। इसके अलावा इसमें 3 से 4 आपको कभी जब भी आप पढ़ोगे ढंग की जगह पे, ठीक है, तो आपको कोई बुक के अंदर जब अगर आपने एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है या आपने कोई प्रॉपर कौन सी बुक बोलूं फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री की बुक तो मोस्टली नहीं पढ़ी होगी ना, कोई बड़ी अच्छी बुक तो आपने प्रॉपरली कभी रेफर नहीं की होगी, तो या फिर एफएओ की साइट के ऊपर जाके कभी आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है जो वर्ल्ड लेवल पे बताते हैं उनके ऊपर पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। तो टोंगिया कल्टीवेशन एले क्रॉपिंग के साथ साथ आपको कई चीजें और देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? जैसे कि आपके फॉरेस्ट ट्रीज को आपके मतलब फ्रूट के ट्री के साथ ग्रो करवाना क्रॉप को, या फिर कोई आपका पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट है उसके साथ ग्रो करवाना, तो वो अलग अलग आपके आ जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। हम किसको लेके चल रहे हैं? केवल और केवल जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं। पहला क्या है? टोंगिया कल्टीवेशन। दूसरा हमारा क्या है? एले क्रॉपिंग। ये एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों है बताता हूं। देखो एले क्रॉपिंग में होता क्या है, एले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो ट्रीज हैं उनकी रो को लगा दो। क्या करना है? ट्रीज की रो को लगा दो और उन रो के बीच में जो स्पेस बच जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? एले क्रॉपिंग। वो हमारा क्या हो जाएगा? एले क्रॉपिंग, ठीक है। तो यानी कि एक प्रकार से साइड में हो गए और बीच में से निकल जाओ। समझ में आया मैंने क्या बोला? होता है कि नहीं होता? कई बार रोड पे जाते हो, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा होता है, पो 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 पो, क्या करते हो? एले, है ना? तो वो एले वही है, वो है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एले क्या बन गया? एक रास्ता बन गया, एक वे बन गया, और उस वे के अंदर जब कोई जा रहा है तो वो हमारा क्या है? एले क्रॉपिंग है। दूसरा, यहां पर जब हम वर्ड यूज करते हैं टोंगिया कल्टीवेशन, क्या यूज करते हैं? टोंगिया कल्टीवेशन। तो टोंगिया कल्टीवेशन का मतलब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? टोंगिया कल्टीवेशन की जब हम बात करते हैं तो टोंगिया का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक्चुअल में क्या होता है आप सब लोगों को पता होगा, जो जंगलों को जलाकर आपका क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। किसको? जंगलों को जलाकर आप लोग जो है क्रॉप को ग्रो करवाते हो, वो कौन सा फार्मिंग होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। किसकी बात कर रहे थे हम यहां पर? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के दूसरे नाम क्या होते हैं? जूम, जूम कल्टीवेशन। अच्छा, और स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। बाकी इसके नाम अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कम से कम 36 नाम उसके वहीं पे ही हैं, फिर उड़ीसा में है, फिर आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो आपके लैंग्वेज है उनमें बोल दिए जाएंगे, लेकिन प्रॉपरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपका याद रखना कि झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपके एक ही चीज है। कैसे होता है इसमें? आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका क्रॉप को मतलब वहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब ग्रो करवाया जाता है तो उससे पहले क्या होता है कि जंगल जो होते हैं पूरे के पूरे उनको आग लगा दी जाती है और जंगल का एरिया आपका क्या कर लिया जाएगा? साफ कर लिया जाएगा। और जंगल का एरिया साफ करने के बाद उस एरिया में आपका क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट के अंदर फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो बहुत कम होती है। फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? फर्टिलिटी आपकी बहुत कम होती है। क्यों? अब बोलोगे सर फॉरेस्ट के अंदर अगर फर्टिलिटी कम होती है लेकिन हम वहां पर क्या कर रहे हैं? क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, उसको जंगलों को आग लगाने के बाद, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो देखो ध्यान से सुनना, जब जंगल को आग लगाई जाती है तो आपके फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं उन ट्रीज को जब जलाया गया तो उससे राख आपकी मिल चुकी है और उस राख के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं और ये न्यूट्रिएंट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर बहुत मतलब आपके क्या कहते हैं काफी होते हैं आपके प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। 5 से 7 साल तक जब ग्रो करवाएंगे क्रॉप को, उसके बाद फिर वहां से क्या कर जाएंगे? दूसरी जगह पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, झूमतू खेती, है ना। हिंदी में वर्ड यूज करें तो क्या है आपका? झूमतू खेती। तो आपका झूमतू खेती इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो झूम झूम के करते हैं, है ना। वो एक जगह यहां पर, फिर दूसरी जगह यहां पर, तीसरी जगह यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका झूमतू खेती, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर सबसे बड़ा एक नुकसान ये हो रहा है कि हमारा फॉरेस्ट का एरिया डिक्रीज हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका लगातार कंटिन्यू फॉरेस्ट का एरिया डिक्रीज होगा तो हमारा इकोसिस्टम भी इम्बैलेंस होगा। इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा तो आपके बहुत सारे जो आपके लिविंग बीइंग्स हैं वहां पर जो रह रहे
रहे हैं, आपके एनिमल्स रह रहे हैं या फिर बर्ड्स रह रहे हैं, उनका जो आपका घर है डेफिनेटली वो क्या है, वहां पर खत्म हो चुका है, तो उनके लिए वहां पर आपका स्पेस नहीं है, तो वो लोग भी स्पीसीज जो है उनकी क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आपका उनको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लीगल सिस्टम हमारे पास आ गया है। क्या आ गया है, लीगल सिस्टम। तो लीगल क्या है भाई, उस लीगल का नाम ही आपका क्या है, टोंगिया कल्टीवेशन है। बोलोगे कैसे, देखो टोंगिया कल्टीवेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपने टोंगिया कल्टीवेशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट का एरिया होता है और गवर्नमेंट अपने प्लांट्स यानी कि ट्रीज को ग्रो करवा देगी, और उस प्लांट जहां पर ग्रो करवाया गया है उस एरिया में क्या होगा कि अब डेफिनेटली उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को हायर करना पड़ेगा जो पौधों को संभाल सके, जो पौधों को संभाल सके। तो इसके लिए पौधों को संभालने के लिए वो एक पर्सन को अगर हायर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें एक पर्सन को हायर करने के लिए उसको सैलरी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा वो क्या करते हैं, उस लोकल एरिया में जो फार्मर होते हैं उनको, वो फार्मर को ये जो लैंड होता है वो प्रोवाइड करवा देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम ट्री के बीच में क्रॉप को ग्रो करवा सकते हो, और नेक्स्ट 4 to 5 ईयर तक जब तक ट्री प्रॉपर नहीं बन जाते तब तक उन्हें वो है क्रॉप को अलाउ किया जाता है। तो वहां पर भी तो वही हो रहा है ना कि एक प्रकार से ट्रीज के बीच में आपकी क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है ना। लेकिन 5 से 4 साल के बाद जब क्रॉप ग्रो हो जाएगी, सॉरी प्लांट ट्रीज प्रॉपर बन जाएंगे, तब उन्हें क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इसका नाम भी क्या है हमारा, एक प्रकार से किसके अंदर में आता है, शिफ्ट कल्टीवेशन का लीगल सिस्टम आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ऑनलाइन वालों भी आंसर कर दो। वो कहां गया सागर पांडे, समझ में आया? आंसर तो दे दे अब। कहाँ हो सागर जी, है ही नहीं, गया? बस ये एक पैकिंग पूछने के लिए आया था। मजे लेने के लिए आते हैं सारे के सारे, 2 मिनट क्लास लगाते हैं फिर बोलते हैं इनको पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो रे? चलो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर है, पोलार्डिंग। देखो पोलार्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आपके जो ट्रीज होते हैं वो आपने देखे होंगे कई सालों के बाद, जब 10 15 20 साल के बाद वो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस निकलना बंद हो जाती है, नई ब्रांच नहीं निकल पाती हैं, उनके जो जितनी ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनके ऊपर लीफ भी प्रॉपर नहीं आते हैं, तो उनको दोबारा से क्या करना होता है, रिजुविनेट करना होता है, दोबारा से प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए हम ऊपर से उसको क्या कर देते हैं, एक बार के लिए काट देते हैं, और काटने के बाद क्या होगा, ये वापस से क्या करता है, ग्रो कर जाता है, और ये हमारा जो प्रोसेस था इसको काटने के बाद, वो हमारा इसको रिजुविनेट करने का जो प्रोसेस था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलार्डिंग बोलते हैं। एक्चुअल में जो पोलार्डिंग वगैरह होते हैं वो हम जब ट्रेनिंग प्रूनिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप में पढ़ते हैं तब हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी इतनी ज्यादा, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है कि प्लांट को अगर रिजुविनेट किया जा रहा है तो किस प्रकार से। तो ये एक्चुअल में ट्रेनिंग का टाइप आएगा, प्रूनिंग का टाइप आएगा, जस्ट हाथ खड़े करना एक बार के लिए। दिस इज टाइप ऑफ ट्रेनिंग और प्रूनिंग इन हॉर्टिकल्चर। अब ये मत बोलना सर हमारे काम की बात नहीं है, डेफिनेटली आपको इतना तो पता ही होगा, ग्रेजुएशन की होगी आपने। हाथ खड़े करना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। जी अतुल राणा जी, प्रूनिंग का कैसे, ट्रेनिंग में क्या होगा, प्रूनिंग में क्या होगा? ओके देखो एक्चुअल में ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रॉपर ट्रेन करना, प्रॉपर शेप देना, है ना। वो आपका शेप देने का जो काम किया था वो ट्रेनिंग में किया था, जैसे कि सेंट्रल लेडर सिस्टम, मॉडिफाइड लेडर सिस्टम, सुना है आपने? तो वो आपके काम होते हैं किसके अंदर होते हैं, वो ट्रेनिंग के अंदर होते हैं। लेकिन प्रूनिंग में क्या होता है, प्रूनिंग में होता है आपका यहाँ पर उसके अंदर जो डेड ब्रांचेस है या जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उनको क्या करना, रिमूव करना, वो हमारा किस में आएगा, प्रूनिंग में आएगा। किस में आएगा, प्रूनिंग में आएगा। तो ये चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? टिपिंग, टिपिंग कुछ नहीं होता, प्रूनिंग बोल दो, टिपिंग बोल दो, या फिर हार्वेस्टिंग ऑफ
पत्ती बोल दो, यानी कि पत्तियां जो तोड़ी जाती है ना चाय पत्ती की, उसको आप लोग क्या बोलते हो? टिपिंग बोलते हो। ठीक है, और ये बताया गया है कि पहली जो टिपिंग की जाती है 35 to 50 सेंटीमीटर, फिर 35 पे, और दूसरी जो है 50 पे। ये टी का सीड होता है, ये लीफ होते हैं। नेक्स्ट रैबिंग, रैबिंग बताया था आपको। अर्थिंग अप बता चुका हूं। ये देखिए मिट्टी को क्या किया जा रहा है, इसके साथ है लगाया जा रहा है, किसमें? शुगर केन में। पार बॉइलिंग, देखो आपने देखा होगा राइस, राइस की जब हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको शेलर्स में लेके आया जाता है। जब शेलर्स में लेके आया जाता है तो उसको शेल को रिमूव करना शेलिंग होता है, और उसमें जो एक एल्यूरोन लेयर प्रॉपर होती है उसको रिमूव करना मिलिंग होता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने आजकल जो वर्ड है वो शेलिंग मिलिंग ये मतलब काफी कंफ्यूज करते हैं, है ना। राइस में दोनों प्रोसेस करते हैं। कैसे? राइस के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर एक छिलका होता है ना, जो पैडी जिसको आप हार्वेस्ट करते हो, तो उस पैडी के ऊपर जो छिलका है उसको मतलब उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? शेलिंग बोल रहे हैं। लेकिन शेलिंग और मिलिंग करने से पहले आपका जो राइस का सीड है उसको क्या किया जाएगा? पार्शियली बॉईल किया जाएगा। वर्ड देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है पार बॉइलिंग, मैं आपको पार बॉइलिंग, पार्शियली बॉइलिंग, ठीक है, मतलब बॉईल किया जाएगा बट पार्शियली। कैसे देखते हैं। अगर बॉईल करेंगे तो फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? पारबॉइल्ड जो राइस होता है वो महंगा होता है कि सस्ता होता है? क्यों? आपका अगर महंगा होता है तो जस्ट हाथ खड़े कर लेना कि महंगा क्यों होता है। इसके जब बॉइलिंग करेंगे तो न्यूट्रिएंट तो रिमूव हो जाएंगे इसमें से। क्या बोला मैंने यहां पर? कि जब बॉइलिंग करेंगे तो न्यूट्रिएंट क्या होने वाले हैं? रिमूव होने वाले हैं। यस और नो? और न्यूट्रिएंट अगर रिमूव हो गए तो डेफिनेटली क्या होगा? वो सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए? न्यूट्रिएंट रिमूव होने के बाद कोई चीज। ऑनलाइन वालों बोलो रहे। हाँ जी, अरे हाथ खड़े कर लो यार, ऐसे मतलब एक मार्केट मत बनाया करो आप लोग। आ, तरुण शर्मा, विपिन कुमार, तरुण बताइए। क्यों? गुड। इसमें क्या होगा? आपका जो इसके अंदर इस प्रकार से जो शेल है, अंदर आपका क्या है? ये ग्रेन है। क्या होगा जब इसको बॉईल किया जाएगा तो इस लेयर में से जो ऊपर शेल है इसमें से न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा? रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रिएंट जब रिमूव होने के बाद क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा जब राइस को बॉईल करते हो तो एक लिक्विड लाइक जो चिपचिपा एक फ्लूइड होता है जो इस प्रकार से आपका निकल रहा होता है। तो वो जो आपका लिक्विड है वो क्या करेगा? वो इसके ऊपर जाकर और साथ में न्यूट्रिएंट को ले जाकर क्या कर लेगा? डिपॉजिट हो जाएगा। जिससे क्या होगा? बाद में इसका शेल जब रिमूव होगा और इसकी मिलिंग जब की जाएगी तो प्रॉपर्ली जो ग्रेन होगा ना तो ब्रेक डाउन होगा, और दूसरा इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं? इसको पार्शियली बॉईल करते हैं। एंड दैट्स व्हाई पार्शियली बॉइल्ड जो राइस होता है वो हमारा क्या होता है? कॉस्टली होता है, महंगा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? और दूसरा इसका फायदा क्या होगा? पारबोल्ड जो राइस होगा उसका ग्रेन इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बनने की वजह से वो थोड़ा सा मतलब जो है क्या हो चुका है? स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ऐड हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब बाद में इसको बॉईल किया जाएगा, राइस को कुक किया जाएगा, तो कुक करने के बाद ये क्या नहीं होगा? खराब नहीं होगा, जिससे आपके राइस के दाने जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन यहां पर आपके चिपक नहीं रहे हैं।
किस में करते हैं, पता लग गया? मेटोकिंग ये आपका कहीं ना कहीं बनाना का है, लेकिन बनाना में क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं, बनाना का जो प्लांट होता है आपको पता है एक बार फ्रूट देने के बाद दोबारा फ्रूट नहीं देता। तो बनाना के जो साथ वाला जो प्लांट जो ग्रो कर रहा था उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और इतना काट देते हैं साथ में रखकर 0.6 मीटर पर। इससे क्या होगा, इसका जो न्यूट्रिएंट होगा वो इसको मिल जाएगा और ये प्रॉपर्ली ग्रो कर पाएगा। इसके लिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप। जो आपके न्यूट्रिएंट को क्या कर ले, एग्जॉस्ट फैन का नाम सुना है, क्या करता है, अगर गैस है कुछ भी है उसको क्या करेगा, एग्जॉस्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो वो हमारी क्या होती है, आपका एग्जॉस्ट फैन का ही काम यहाँ पर एग्जॉस्टिंग क्रॉप करेंगी। और डेफिनेटली एक चीज याद रखना, जो आपकी एग्जॉस्टिंग क्रॉप होती है उसमें हमारा नाम आता है लिनसीड का, ठीक है, जिंजली का, है ना, जिंजली जैसे सिसमी में होता है, सोरगम का, ठीक है। ये हमारी जो क्रॉप होती है क्या करती हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेती हैं, क्या करती हैं आपकी, ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? अब आप लोग एक बात बताओ यार, जो सिसमम है वो आपका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी वो उसको एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं, यस और नो? काम करो, पहली बात है सिसमम आपका फैमिली से बिलोंग करता है पेडिलिएसी से। सिसमम लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो पहले तो ये चीजें ध्यान रखा करो कि बोल रहे हैं, क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तो क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पूछने के बाद यस और नो किया करो, कैपेबिलिटी डाल लो अंदर, थोड़ा सा इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर लो। नया कहीं भी लेके जाओगे इसका कोई रेट नहीं मिलने वाला। आज भी आइंस्टीन का दिमाग रिजर्व रखा हुआ है, इसलिए नहीं कि उसने यूज नहीं किया था, इसलिए कि उसने क्या किया था, ज्यादा यूज कर लिया था। तो भाई अब आपकी मर्जी है कि कीमत कितनी लगानी है। दूसरी देखो, एक चीज बोलते हैं कि पेशेंस रखना चाहिए, है ना, एक वर्ड होता है कि चलो ठीक है भाई पेशेंस रखना चाहिए, कभी तो होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपके पास मौका हो तब पेशेंस नहीं होना चाहिए। आज प्रेजेंट टाइम में हम ये सोच लेंगे कि चलो ठीक है आने वाले टाइम में अब पता नहीं जो बात हो गई है कब आएगी, कब निकलेगा, फॉर्म कब होगा। देखो एक चीज है, मान के चलिए आज से 1 महीने तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, 2 महीने तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि एग्जाम कब होने वाला है। खुदा ना खादसा आप लोग भी क्या करते हो, 1 महीने तक स्टडी करते हो, उसके बाद भी क्लासेस चल रही हैं, 2 आ रहे हो, 3 आ रहे हो, मैं आपका 2 महीने के बाद क्या बोलूंगा, बैच क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सी बात आ रहा हूं मैं आपको, जैसे ही 2 महीने 3 महीने जैसे मतलब कंप्लीट आपका बैच हो गया, मैं आपको बोलूंगा भी बैच आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बोलोगे ठीक है भाई हो गया। तो अब क्या हुआ, तुरंत वहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि क्या हो गया, आपका 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है। 1 महीने के बाद क्या है, आपका एग्जाम है। डेफिनेटली मैं आपको अलाउ करूंगा अगर मैं क्लासेस लूंगा तो। मैंने क्या बोला, अगर मैं कोई नया बैच स्टार्ट करता हूं और मैं क्या बोलूंगा आपको कि ठीक है आप क्लासेस के लिए अलाउड हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा कि आप लोग उस 1 महीने के अंदर, अब 1 महीने का टाइम है तो डेफिनेटली आपको जो 2 महीने में करवाया है, 2.5 महीने में करवाया है, उसको अब 1 महीने में करवाया जा रहा है। आप समझ सकते हो मेरी बात को? क्या आप लोग उसको उतना इजीली और उतना बेटर वे में कवर कर लोगे जितना आप कर रहे हो? कभी नहीं कर पाओगे। अब आपके पास टाइम है जो ओपन टाइम है, जो खुला टाइम होता है, क्योंकि अभी आपके पास ऊपर क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो अब ये नहीं कि जब तक पोस्ट नहीं आती तब तक धैर्य रख के बैठे रहो, पेशेंस रख के बैठे रहो, कोई बात नहीं आएगी तब देखेंगे। अभी तो क्या है, इसीलिए तो आधे से ज्यादा लोग क्या है ना तो क्लास में पढ़कर आते हैं, ये रियलिटी है। कुछ लोगों के पास मानता हूं 5 से 10 लोग हैं जो कि जॉब करते हैं ऑनलाइन में, उनके पास टाइम नहीं होता, ये एक है अंडरस्टैंडिंग की बात। लेकिन बाकी लोगों के पास यहां पर अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली टाइम है। और जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो बिल्कुल घर से फ्री होके आए हुए हैं, लेकिन मजे ले रहे हैं अपने आराम से। सुबह से शाम तक उन्होंने खा लिया पी लिया, क्लास है मूड हो गया तो आगे, वरना तो सो लिए। ठीक है, कुछ हैं जो अपना
अच्छी बात है कि लगातार लगे पड़े हैं, लेकिन बाकी 90% जो देख रहा हूं वो हालात ये है। कल आपका टेस्ट अपलोड होगा आपके अकाउंट में, ठीक है, आपके हालात बता देंगे कि आपके क्या हालात हैं, ठीक है, टेस्ट के हालात दे लेना सभी लोग, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अदरवाइज तो क्या पूछना, क्योंकि अब इतने बड़े तो आप हो चुके हो। आप 90% अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप यहाँ पे हो, है ना, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ये सारा दिन बताने की बातें नहीं होती हैं, और जब भी बताते हैं तो डेफिनेटली ये भी लगता है, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि हाँ भाई तू कौन होता है बताने वाला, है ना, तेरी क्या औकात है। तो औकात किसी की क्या हो, लेकिन तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली मेरी औकात है, आज इस टाइम में तो मैं ये औकात रखता हूँ। लेकिन प्रेजेंटली इतनी बात ध्यान रखनी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, वो ये कि हमें अगर प्रॉपरली कुछ सीखना है तो डेफिनेटली सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अपनी इज्जत को साइड में रख के फिर हमें सीखना पड़ेगा। जब तक इज्जत आपके पास, उसको एक तंबू तान के खड़े रहोगे, उसका कुछ नहीं सीख पाओगे। उसको रखे रहना अपने पास कि जब तक वो हाँ झंडा गाड़ के रखा बैठा हुआ इज्जत का, ठीक है, करवा लेना उस इज्जत से, क्या करवाओगे, है ना, वो कहीं काम नहीं आने वाली। काम आपका खुद का एटीट्यूड आएगा, जो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंस नहीं, यहाँ पर पेशेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आपको डेली इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हाँ जितना मैंने किया वो दुगना, उससे ज्यादा मैं पढ़ना चाहूँ, ठीक है। और जिन लोगों ने, मैंने आपको कल परसों बोला था कि नोट्स आपके भेजने के लिए आप एक नंबर पे मैसेज कर देना, आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर रहे हो, करते रहो। मैंने आपको बोला था ना उस दिन, नंबर स्पेशल दिया है ना सभी को कि किस नंबर पे मैसेज करना है, आपका नंबर वही रहेगा। जो जिन लोगों ने मेरे नंबर पे मैसेज किया है कोई फायदा नहीं है, करते रहो, वहां पे 2-3 बार और कर देना, कोई फंडा ही नहीं है। नंबर जब दे दिया, आपको पता है कि इस नंबर पे मैसेज करना है, तो डेफिनेटली उस नंबर पे मैसेज करना है आपको यार, ठीक है। बार बार मैं आपका कितने एक मैसेज को लेके आपके रिप्लाई करता रहूं, क्या कोरियर का काम भी मैं ही कर आऊंगा घर पे आप देने का काम? तो कम से कम आपको इसका तो ढंग से देखना चाहिए कि कहाँ पे रिप्लाई करना है, कहाँ पे मैसेज करना है। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये पार्ट जो जहां तक आज तक किया है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। होप सो इतना करवाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आगे का पार्ट जो यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद अगर हम बचते हैं तो यहाँ पर कौन सा आ गया, एग्री सिल्वी, ये फॉरेस्ट्री वाला है। अभी इसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा, कल की क्लास के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री का पूरा डिस्क्राइब करना है आपको, है ना। तो उसको अच्छे से देख के पढ़ के अगर आप आ सकते हैं तो आ जाना। कुछ टर्मिनोलॉजी और भी है जिनको, अब एग्रो फॉरेस्ट्री सारी यही कवर कर दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। बाद में ये नहीं कि एग्रो फॉरेस्ट्री अलग से सब्जेक्ट आपको करवाया जाएगा, जितना आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं उतना सारा का सारा कल मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज उस चीज को ये नहीं कि आप बाद में कहीं और लेके बैठे रहें, पूरा का पूरा पार्ट यही कवर हो जाएगा कल का। तो आप पढ़ के आ सकते हैं, मेहनत करके आ सकते हैं, अगर आपको खुद को डेडिकेट होकर उसको देखना है। कल आपका टेस्ट दे लेना, ठीक है। और कल आपकी क्लास लगेगी, परसों भी आपकी क्लास लगेगी, संडे की छुट्टी नहीं है। लेकिन आगे फर्दर आपकी जो है क्योंकि देखो यार दिवाली के ऊपर आई थिंक 5 से 7 दिन की छुट्टी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो कल की भी क्लास है, परसों की भी आपकी क्लास है, क्योंकि फिर दिवाली पे 5-7 दिन की लगातार छुट्टियां होने वाली है। और दूसरी बात आई थिंक 30 एंड 31 को भी आपकी छुट्टी है। 31 को ऐसा है कि एग्जाम है बच्चों का, ठीक है। 31 को संडे है ना, 31 को संडे है ना, 31 को चलो संडे आ गया, छुट्टी उसकी वजह से भी हो जाएगी आपकी, लेकिन फिर भी 30-31 दोनों को ही छुट्टी है, ठीक है। और 30 को भी छुट्टी होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 31 को भी छुट्टी रहेगी, फिर 1 को भी लगेगा, 2 को भी लगेगा, 3 को आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। लेकिन 2 को आपका लगेगा, 2 की शाम को आपकी क्लास लगेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद 3, 4 और 5 से तब देखेंगे कि एक शेड्यूल बना लेंगे क्लास के अंदर ही बैठकर सभी के साथ, उसका आपका छुट्टी रहेगा। लेकिन 1 और 2 को आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। और उसके बीच में 28 को भी आपकी छुट्टी होने वाली है, 28 तारीख को, ठीक है। 28 तारीख जो आने वाली है उसको भी छुट्टी रहेगी, लेकिन 29 को क्लास लगेगी, ठीक है। तो शेड्यूल मैंने पहले ही आपको बता दिया। अभी आपका तारीख क्या है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, लगातार 5 आपकी क्लासेस हैं। फिर 29 को क्लास है, फिर उसके बाद 1 और 2 को क्लास है, फिर उसके बाद आपका 4-5 दिन की छुट्टी, फिर उसके बाद रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी जिस दिन आपकी दिवाली की छुट्टियों से आप आ जाओगे, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को, कोई क्वेश्चन है? देखो आपको शेड्यूल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने प्लान होते हैं आपके, और बाद में आप सोचो कि यार टाइम पे छुट्टी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर चीज बता के इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग भी उसके प्रति पहले ही डिसाइड करके रखें कि आपको करना क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन उन लोगों को उनको दिक्कत होती है, सबसे बड़ी समस्या इन्हीं को होती है।